कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा से लगातार सुर्खियों में है, लेकिन इसी बीच वायनाड में उपचुनाव की हलचल ने पार्टी नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की अर्जी गुजरात हाईकोर्ट में लंबित है, जिस पर फैसला आना बाकी है। राहुल गांधी पर कब आएगा गुजरात हाईकोर्ट का फैसला? कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, तो वही भारत में कांग्रेस के नेता गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। अंतिम सुनवाई में हाईकोर्ट के जस्टिस एच.एम. प्रच्छक ने अंतरिम ऑर्डर देने से मना करते हुए 4 जून के बाद फैसला सुनाने को कहा था। हाईकोर्ट के जस्टिस अपने बेंच पर लौट चुके हैं और रोज मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। वे जल्द फैसले की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक की अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस एच.एम. पृच्छक ने सुनवाई की थी। इसके बाद उन्होंने फैसले को रिजर्व रखते हुए समर वैकेशन के बाद सुनाने को कहा था। जस्टिस पृच्छक कामकाज पर लौट चुके हैं। वे 5 जून से प्रतिदिन कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। उनकी कोर्ट में 9 जून को लिस्ट किए गए मामलों की सूची में कुछ 18 मामले हैं। इनमें राहुल गांधी की अर्जी का मामला सूचीबद्ध नहीं है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला अगले हफ्ते में या फिर इसके बाद आएगा। राहुल गांधी को 2019 में मानहानि के मामले में सूरत सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी करार दिया था। इसके अगले दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। गुजरात के राजकोट में खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। शहर के भक्तिनगर थाना क्षेत्र के सोरठियावाड़ी में बीजेपी के एक युवा नेता ने पहले शौचालय कर्मी से झगड़ा किया और फिर बीच बचाव करने आए दुकानदार को धमकाते हुए खुलेआम फायरिंग की। राजकोट में वीआईपी मूवमेंट के बीच नशे में धुत बीजेपी नेता की फायरिंग। गुजरात के बीजेपी के युवा नेता द्वारा नशे में फायरिंग करने की घटना सामने आई है। सौराष्ट्र के राजकोट शहर में शहर बीजेपी के युवा मंत्री 2 रोब गांठने के लिए शौचालय कर्मी को धमकाते हुए 2 राउंड फायरिंग की। यह घटना राजकोट शहर में तब हुई जब शहर में एक बड़े कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल मौजूद थे। पुलिस ने खुलेआम फायरिंग करने वाले राजकोट शहर बीजेपी के युवा विंग के महामंत्री करण सोरठिया को अरेस्ट करने के साथ 2 एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी को असहज करने वाली इस घटना में अब युवा नेता की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता खुलेआम रिवॉल्वर में कितने कारतूस है उन्हें पुलिस की मौजूदगी में दिखा रहा है और वीडियो बनाने की बात कह रहा है। हाल अत्यारे कोई होदो एमनी पासे छे नहीं। भूतकाळमां एमना परिवारमांथी कोई अमारा कोर्पोरेटर हता, ए वात साची छे, पण आमां कायदो कायदानुं काम करशे। अमारे कांई ज करवानुं थતું નથી। कायदो एनुं काम करशे। ચોક્કસ એ તો એ પોલીસની કાર્યવાહી છે, ચોક્કસ કરાવશે અને કાયદો કાયદાનું જ काम करशे। एमां अमारे कांई ज कोई बचाव करवानो રહેતો નથી। डीसीपी क्राइम पार्थराज सिंह गोहिल ने मीडिया को बताया कि करण सोरठिया के माता पिता पहले राजकोट में नगर सेवक थे। आरोपी को लाइसेंसी हथियार मिले महीनों हो चुके हैं। उसने अपने ही लाइसेंस हथियार से फायरिंग की है। राजकोट शहर यह घटना जिस जगह हुई वहां थाने की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। में 2023 को आरबीआई ने ऐलान किया था 2000 रुपए के नोट को बैंकिंग सिस्टम से वापस लिया जा रहा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत 23 मई से हुई है और 30 सितंबर तक नोट जमा करने की समय सीमा है। 1000 रुपए की नोट लाने की संभावना पर क्या बोले गवर्नर? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 2000 रुपए के नोट सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2023 तक जिन्हें 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे उसका ये 50% है, यानी 50% नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस अवधि तक बैंकिंग सिस्टम में 3.62 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछा गया कि क्या 1000 रुपए के नोट फिर से वापस लॉन्च किए जा सकते हैं या 500 रुपए के नोट को वापस लिया जा सकता है। आरबीआई गवर्नर ने अपने जवाब में कहा कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहा कि ऐसा कोई विचार भी नहीं है। उन्होंने इस बारे में आम लोगों से इस बारे में अटकलें न लगाने की अपील की है।
आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। साथ ही बैंकों की शाखाओं में और आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में 2000 रुपए के नोट दूसरे डिनोमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक साथ किया। अरविंद केजरीवाल के भाषण के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। आप मुखिया हाथ जोड़कर क्या बोले? देश की राजधानी दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन एलजी विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक साथ किया। लेकिन जैसे ही मंच से सीएम केजरीवाल ने बोलना शुरू किया, तभी सामने बैठे लोगों में से एक समूह से जुड़े लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इस घटना से अचंभित सीएम अरविंद केजरीवाल ने नारा लगाने वाले से हाथ जोड़कर अपील की कि थोड़ा रुक जाओ, बाद में नारे लगा लेना। से दिल्ली में एक मॉडल तैयार कर दिया, एक तरह से एक सिस्टम तैयार कर दिया। भाई अब दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97। कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना, हाथ जोड़ के। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अगर आइडिया पसंद न आए तो ठीक है, नहीं तो हमें 5 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनके बाद आप लोग टिप्पणी कर लीजिएगा। देश के अंदर जनतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शोर कुछ शांत हुआ। केजरीवाल ने कहा, मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ क्योंकि देश भर से बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे। दिल्ली और खासकर ईस्ट दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ कि इस तरह के कैंप्स ईस्ट दिल्ली में अभी तक नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को इस बार राज्य के हर इलाके से जोरदार समर्थन मिला। कांग्रेस न केवल अपना गढ़ बचाने में सफल रही, बल्कि वो जेडीएस और बीजेपी के मजबूत किले को भेदने में भी सफल रही। क्या आप कर्नाटक में कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी जेडीएस एकजुट होंगे? क्या फिर से कर्नाटक में चलेगा मोदी मैजिक? कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद बीजेपी ने दक्षिण भारत में सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है। कर्नाटक में भी बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी के पक्ष जेडीएस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। जेडीएस के राजनीतिक अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कर्नाटक में मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर चले गए हैं। इस वजह से जेडीएस भी बीजेपी के साथ गठबंधन करने को आतुर नजर आ रही है। इस मुद्दे पर पूछे जाने पर एचडी देवेगौड़ा ने हैरानी से सामने सवाल करते पूछा, मुझे कोई ऐसी पार्टी दिखाओ जिसने बीजेपी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं किया हो। विश्लेषकों का मानना है कि एचडी देवेगौड़ा का जवाब बीजेपी के साथ गठजोड़ को लेकर उनकी तत्परता को दर्शाता है। एचडी देवेगौड़ा को नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना की रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन एचडी देवेगौड़ा मौजूद नहीं रहेंगे। बीजेपी से गठबंधन की तैयारी के तहत माना जाता है कि एचडी देवेगौड़ा ने अन्य विपक्षी नेताओं से खुद को दूर कर लिया हो, ऐसा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। कांग्रेस की राजस्थान यूनिट के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात के बाद विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि उन्होंने युवाओं को मौका देने के लिए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पायलट समर्थक विधायक भरत सिंह ने सीएम गहलोत पर साधा क्या बड़ा निशाना? राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा है। विधायक भरत सिंह ने कहा, अगर अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि वह सीएम पद के दावेदार नहीं है और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने वाले हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता पर काबिज होगी। कांग्रेस के राजस्थान यूनिट के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात के बाद विधायक ने कहा कि उन्होंने युवाओं को मौका देने के लिए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, अगर अशोक गहलोत संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं और खुलकर कहते हैं कि मैं राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार देखना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं और मैं युवाओं को बढ़ावा दूंगा, तो नक्शा बदल जाएगा।
हालांकि विधायक भरत सिंह ने आगे कहा कि कुर्सी के प्रति मोह शराब के नशे से भी बड़ा होता है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार के पूर्ववर्ती कार्यकाल में मंत्री रहे कुंदनपुर कोटा के सांगोद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में जगन, केसीआर और नवीन पटनायक को लाने के लिए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी अब सक्रिय हुए हैं। नीतीश जोर लगा रहे हैं कि बैठक समयबद्ध तरीके से हो। क्या बैठक में नीतीश कुमार को मिलेगी कामयाबी? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हो गए हैं। बैठक में ममता बनर्जी, शरद पवार, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और MK स्टालिन मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार द्वारा बैठक में नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी और K चंद्रशेखर राव भी मौजूद रहने की कोशिश कर रहे हैं। जदयू सूत्रों का दावा है कि इन तीनों नेताओं में मौजूद रहने की प्रबल संभावना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन करने के लिए भाजपा के आगे बढ़ने पर जगन विपक्षी मोर्चे की ओर बढ़ेंगे। नीतीश ने भाजपा को हराने के लिए उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर जन समर्थन बनाने के लिए रैली की तुलना की। उन्होंने राम मनोहर लोहिया की 1965 की रैली और जयप्रकाश नारायण की 1974 की रैली की तुलना की। जेपी की रैली के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश तिवारी का रामायण के लिए आलिया और रणवीर को कास्ट किया गया है। फिल्म में आलिया सीता का रोल अदा करेंगी, वहीं रणवीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। कब आएगी ये रामायण, आइए देखते हैं। इन दिनों हर तरफ कृति सेनन और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की चर्चा हो रही है। इस बीच खबर आ रही है कि नीतीश तिवारी भी रामायण बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल दिसंबर में शुरू हो जाएगी। बड़ी अपडेट ये भी है कि रामायण में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी को साथ देखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश तिवारी की रामायण के लिए आलिया और रणबीर को फाइनल कर लिया गया है। फिल्म में आलिया सीता माँ का रोल अदा करेंगी, वहीं रणबीर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। हाल ही में आलिया और फिल्म को डायरेक्टर नीतीश के साथ स्पॉट किया गया था। दोनों का वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। हालांकि अब तक रामायण को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिल्म का प्री विजुअलाइजेशन भी किया जा चुका है। इसके बाद मेकर्स ने भगवान राम के रोल के लिए रणबीर का लुक टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि एक्टर बार बार स्टूडियो आ रहे हैं। सही लुक मिलने के बाद रणबीर रोल के हिसाब से खुद का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र के थाने में मीरा भायंदर इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या के मामले में गुरुवार को नया खुलासा हुआ। आरोपी मनोज साने कबूल किया कि उसी ने अपनी पार्टनर सरस्वती वैद्य का मर्डर किया। आरोपी ने क्या किया कबूलनामा, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा भायंदर इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ। आरोपी मनोज साने ने कबूल किया कि उसी ने ही अपनी पार्टनर सरस्वती वैद्य का मर्डर किया। FIR में लिखा गया कि सबसे ज्यादा बदबू किचन से आ रही थी। वहां पहुंचकर देखा कि फर्श पर सिर से काटे हुए बाल पड़े थे। गैस पर कुकर रखा हुआ था, इसमें इंसान के शरीर के टुकड़े उबाले गए थे। सिंक में आधी जली हुई हड्डियां पड़ी थी और शरीर के टुकड़े बाल्टी में पड़े हुए थे। आरोपी मनोज साने ने बताया कि उसने अपनी पार्टनर की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाने का प्रयास किया। ठाणे जिले के मीरा भायंदर इलाके में बुधवार रात एक इमारत की 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में एक महिला का शव मिला, जो कई टुकड़ों में कटा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता सरस्वती वैद्य मनोज साने नाम के शख्स के साथ लिव इन में रहती थी और दोनों पिछले 3 साल से इस फ्लैट में रह रहे थे। अभी जांच पड़ताल के बाद सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,